हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स के पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड से जो टॉपिक पढ़ने को जा रहे हैं वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड पोटेंशियल वेल। बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैकेनिक्स टॉपिक से हमने ये मैकेनिक्स बुक से हमने ये लिया है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कल के वीडियो में हमने देखा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए पोटेंशियल वेल के बारे में पढ़ते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में पढ़ते हैं। इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन जनरल केस ए फंक्शन ऑफ स्पेस and therefore change from point to point A. A curve showing variation of the potential energy of a particle with its position and field is spoken of as potential energy curve. Supplies a great deal of information about the motion of particle without having to solve any equation of motion. Simplicity के लिए हम देखते हैं यहाँ पर Consider the case of a particle whose motion only one dimension restricted to only the x-axis. Then a typical energy curve between the position x of the particle and its potential energy u is of the type shown in figure 5.10. ये फिगर हम देख रहे हैं कि y एक्स पे हमने यहाँ पर एनर्जी ली है तथा x एक्स पे हमने यहाँ पर इसकी पोजीशन को शो किया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस एनर्जी कर्व में हम देख रहे हैं कि जो कर्व है हमारा, उस कर्व की हम बात करते हैं। इस कर्व में जो उच्च पॉइंट हैं जिसको हम पीक पॉइंट कह रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हमारे मैक्सिमा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? मैक्सिमा। वेल मार्क्ड, जिसे हम Q और N से शो करें, ये हमारे मैक्सिमा हैं। Q एंड N मैक्सिमा है। एंड जो हम नीचे की तरफ देख रहे हैं दो लूप साइड में मिनिमम डायरेक्शन में जो जा रहा है, ये Z पॉइंट है और ये C पॉइंट है। C एंड G वाले जो पॉइंट्स हैं वो हमारे मिनिमा हैं, ये हमारे मिनिमा होंगे। यहाँ हम देखते हैं लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स F बीइंग ए कंजर्वेशन। अगर ये कंजर्वेशन में है तो इसका मतलब है F प्रोपोर्शनल होगा U के, डेल U के, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ग्रेडियंट U, डेल U बाय डेल R से हम ले लेंगे। चूँकि हम यहाँ पर ओनली वन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये होगा F इक्वल में माइनस ग्रेडियंट U, और यहाँ पर जो ग्रेडियंट है उसे हम लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स। ओनली एक्स डायरेक्शन के लिए होगा डेल बाई डेल एक्स। हियर द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्स डायरेक्शन ओनली। द पोटेंशियल एनर्जी यू विल बी फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। यानी पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन हमने लिखी, इसे हमने लिखा है डेल यू अपॉन डेल एक्स। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसका फंक्शन होगी? एक्स का। एंड वेल साउंड इन फिगर देयरफॉर हैव एफ इक्वल माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। और इस इक्वेशन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेल यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है और ये होगा माइनस एफ डेल एक्स, माइनस एफ डेल एक्स acting on the particle at the point slope of the curve जिसे हम माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स से लिख रहे हैं। एक्टिंग एनी पॉइंट वैल्यू ऑफ फोर्स इज गिवन द ग्रेडियंट। अब हम आगे बात करते हैं, या हम ऐसा देख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब क्या है कि एक एक्स पे हमने यहाँ पर u लिया है और दूसरे एक्स पे हमने s लिया है। इस कर्व का जो स्लोप है जिसे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स से कह रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स एट एनी पॉइंट गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स F इक्वल माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। इस ग्रेडियंट से या इस स्लोप से हम फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ऑन द पार्टिकल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। It will be really seen that for portion of the curve such as CQ and
CQ एंड GN वेयर, जहाँ हम पीछे की तरफ चलते हैं उसी स्लाइड पे चलते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। It will be clearly portion of CQ and CN, CQ and GN, where and increase in the value of x correspond to and increase the value of u। x की जैसे ही हम वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इनकी वैल्यू u की वैल्यूज भी इंक्रीज हो जाएगी। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट इज पॉजिटिव, यानी इसका जो स्लोप होगा किसी भी पॉइंट पे वो पॉजिटिव होगा। एंड हेंस f इक्वल डेल यू माइनस डेल एक्स, f इक्वल डेल यू माइनस डेल एक्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल नेगेटिव, चूँकि इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है और फोर्स है वो हमारा नेगेटिव है। ऑन द अदर हैंड फॉर पोर्शन ऑफ द कर्व लाइक AC एंड AC की अगर हम बात करते हैं एंड QG, अभी हमने बात की थी पिछले लाइंस में कि CQ से GN तक की हमने बात की थी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं AC एंड QG, वेयर एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, जैसे जैसे हम x की वैल्यूज इंक्रीज करेंगे कॉरस्पॉन्ड टू ए डिक्रीज द वैल्यू ऑफ u, यानी u की जो वैल्यूज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इस कंडीशन में u की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। द स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट इज नेगेटिव, यानी इस कंडीशन में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। f माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स नेगेटिव एंड हैंस द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल देयर पॉजिटिव, चूँकि स्लोप जब नेगेटिव है तो f इसके नेगेटिव के इक्वल होता है, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। f इक्वल डेल यू अपॉन डेल एक्स, फोर्स पॉजिटिव है। इन अदर केस therefore the force acting on the particles tends to pull it into a region of lower potential energy। अगर हम इसको lower potential energy की तरफ अगर हम लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, फोर्स जो है वो पॉजिटिव होता जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं G corresponding to minimum potential energy, clearly at any point on the curve corresponding minima and maximum of potential energy। मिनिमा एंड मैक्सिमा की हमने बात की थी, जहाँ पर मैक्सिमा है वो Q एंड N पॉइंट है ग्राफ में, और मिनिमा जो है C एंड G है। such as C, G and Q and respectively the slope is 0 and hence no force acts on the particle। यानी जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमा की जो पोजीशंस हैं वहाँ पर जो स्लोप है वो 0 होगा तथा फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, नो फोर्स, उस कंडीशन में नो फोर्स होगा। या फिर हम बात करते हैं when lying at any one of these points which are for region referred to as positions of equilibrium, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम कहेंगे इस कंडीशन में। हाउएवर एट पॉइंट सच एज Q और N जो मैक्सिमा की पोजीशन है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द स्लाइटेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आइदर वे विल रिजल्ट इन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी इन टेंड टू मूव इट अलोंग QDC और QDC and QFG to position of lower potential energy C or G। The points like Q or N of maximum potential energy are therefore called position of unstable equilibrium। Q and N की जो पोजीशन है जहाँ मैक्सिमा है वो उस कर्व की अनस्टेबल यानी अस्थायी संतुलन की अवस्था कहलाती है। ऑन द अदर हैंड एट पॉइंट सच एज C और G corresponding minimum potential energy and slight displacement of the particle either way results in an force acting on it tending to bring it back into its original position। ये इसे ओरिजिनल पोजीशन की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। दिस पॉइंट C और G of minimum potential energy are therefore called positions of stable equilibrium। यानी हमने बात की कि Q एंड N जो पोजीशंस हैं
जिसे हम मैक्सिमा कह रहे हैं, वो पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड सी और जी जहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जिसे हम पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहते हैं। इन case the curve has also a horizontal portion such as shown dotted on the figure। डॉटेड से जो फिगर की लाइंस हैं सिग्निफाइंग ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी। एक बार हम पीछे वाली स्लाइड पे लेके चलते हैं। ये जो लाइंस है, ये डॉटेड वाली जो लाइंस हैं, ये हमें कांस्टेंट, ये जो डॉटेड लाइंस है वो हमें बताती हैं कांस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी स्लोप ऑफ द कर्व and hence the force acting on the particle at any point its remain zero। कांस्टेंट एनर्जी की पोजीशन में जो फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा एंड इफ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, इसके बाद वह अपने इनिशियल पोजीशन पे जाएगा सो दैट इट स्टेज इन इट्स न्यू पोजीशन विदाउट आइदर टेंडिंग टू गो फर्दर अवे फ्रॉम इट और टू बैक इट्स इनिशियल पोजीशन सच एज रीजन देयरफॉर कॉल्ड ए रीजन न्यूट्रल रीजन। यानी ये जो रीजन कहलाएगा वो कहलाएगा न्यूट्रल रीजन, जहाँ पर डॉटेड लाइन है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द वेल इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। टॉपम और बॉट के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा बाइंडिंग एनर्जी of the for the well the particle confined to the well is said to be in bound state or perform a bound motion। यानी ऐसी जब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो कर्व हमें प्राप्त होगा वो बाउंड स्टेट्स के लिए होगा और बाउंड मोशन के लिए होगा। एंड एज वी हैव सीन ऑफ इट्स मोशन बी वन डायमेंशनल, चूँकि हमने एक्स डायरेक्शन के लिए लिया है इसलिए वन डायमेंशनल। इट्स इज़ नेसेसरली पीरियोडिक एंड कीप्स ऑन रिपीटिंग इट्स सेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इस कर्व में जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पोजीशन है, कर्व की जो पोजीशन है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के पश्चात रिपीट हो रही है और उस टाइम इंटरवल को हम यहाँ पर टाइम पीरियड कहते हैं। इट विल बी readily seen that if the total energy of the particle be even, the particle will have four turning points J, L, F and H। Total energy of particle be even, the particle will have four turning points J, L, F and H, जो हम ग्राफ से देख सकते हैं। and it can oscillate in either of the two potential wells J, C, L and E, F, G, H। Second point, if its total energy be E2, it will be obviously have only one turning point at M and will always turn to the right from here, its speed increasing and decreasing according to its potential energy decrease or increase। थर्ड पॉइंट है हमारा कि एंड इफ़ वी इट एनर्जी टू बी ग्रेटर देन E3 देयर विल बी नो टर्निंग पॉइंट एट ऑल। नो टर्निंग एट द पार्टिकल विल नॉट चेंज डायरेक्शन एंड ओनली इट्स स्पीड विल वेरी एज इन केस। सेकेंड, now the potential energy function U equal Fx may in general be expanded about the position x naught of stable equilibrium by means of Taylor's theorem। से हम यहाँ पर देख सकते हैं U equal U x naught plus del U upon del x, x naught x minus x naught plus del 2U upon del x square, x naught x minus a by factorial 2, where du upon dx x naught du d2u upon dx square x naught are differentials at the stable equilibrium position के लिए at x naught and as such as are constants। if measure displacement from the position x naught, if we take x naught as the origin, so x minus x naught equal x minus 0 and x we have, उस इक्वेशन में हम x minus x naught equal x रख सकते हैं। तो u equal u naught plus del u upon del x, x
एक्स नॉट इक्वल 0 पे एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स 0, एक्स प्लस डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल. Since x naught is a point of stable equilibrium and hence of minimum potential energy, we have du upon dx 0 or d2 upon dx 0, a positive quantity, say c, then denoting d3u upon dx cube naught by c1 and c2. u equal u naught cx स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस c1 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे ही हम c2 x 4 बाई फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं. Therefore force acting on the particle such that F equal माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, देन F इक्वल इसको हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो F इक्वल माइनस सी एक्स, चूँकि ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा. यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो 2x होगा, 2x बाई फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी माइनस सी एक्स. नेक्स्ट होगा माइनस c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड c2 बाई 6 एक्स क्यूब. इस इक्वेशन का हमने विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट किया है इक्वेशन 1 का. देन इन केस द डिस्प्लेसमेंट विल बी स्मॉल देन हायर पावर्स ऑफ x बिकम नेग्जिबल एंड वी देयरफॉर f इक्वल माइनस सी एक्स एंड u इक्वल यू नॉट प्लस हाफ सी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी एक ही टर्म जो है वो कैलकुलेशन में ले रहे हैं. तो इक्वेशन 2 से f इक्वल माइनस सी एक्स एंड यहाँ पर भी हम 2 ही टर्म काउंटिंग में लेंगे तो u इक्वल यू नॉट प्लस हाफ सी एक्स स्क्वायर. फैक्टोरियल 2 को हाफ लिखा गया है. इंडिकेटिंग देयर फोर्स f इज़ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स. F जो है लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स F प्रोपोर्शनल x वाली सिचुएशन में है, जिसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, जो कि पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड टुवार्ड्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. द पॉजिटिव कांस्टेंट C इज़ द फोर्स कांस्टेंट, जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं. ये हमने एक कारो लिया है, द पोटेंशियल एनर्जी कारो और ग्राफ बिटवीन यू एंड एक्स रीजन ऑफ स्मॉल पोटेंशियल के लिए हमने ये देखा है. द पार्टिकल ऑसिलेट्स इनसाइड द पोटेंशियल वेल अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन लिमिट्स x1 एंड x2 so that the total energy E equal T plus U will be easily seen that the particle cannot cross the limits x1 and x2 within the region. The total energy E equal T plus U. Energy is present in the potential from beyond x1 and x2. Potential U would be greater than its total energy, implying that T plus U may be equal to E. The kinetic energy T must be negative, which is simplified absorbed. The motion of particle thus remains restricted between x and x2 on either side of O so long as the total energy is E. There are no conservative forces like friction adi operating in case the value of E different, the value of x1 and x2 must naturally be correspondingly different. Thank you.